नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे मैं ठीक हूं, सब संभाल लेता हूं। लेकिन सच तब सामने आता है जब डर हमें रोक देता है, जब हम काम टालते रहते हैं या जब मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि इमोशंस आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपकी ताकत बन सकते हैं। किताब का नाम है मास्टर योर इमोशंस और इसके लेखक हैं टिबो म्यूरिस। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि भावनाएं क्या हैं, बल्कि ये सिखाती है कि वे कैसे काम करती हैं, क्यों पैदा होती हैं और आप उन्हें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब से आप सीखेंगे कि डर और डिस्कम्फर्ट असल में ग्रोथ का सिग्नल है। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं बल्कि छुपा हुआ डर है, और मोटिवेशन कोई जादू नहीं बल्कि सिस्टम और क्यों का खेल है। आप जानेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है, अपने बहानों की कहानी को कैसे बदलना है और अपने दिमाग के गुलाम बनने के बजाय उसका मास्टर कैसे बनना है। अगर आप सच में खुद को बेहतर समझना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, खुद से मिलने की शुरुआत है। कभी आपने सोचा है कि एक ही हालात किसी के लिए स्वर्ग बन जाते हैं और किसी के लिए नर्क? असल खेल बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चलता है। लेखक भी इसी उलझन में था। जब भावनाओं पर पहले से इतनी किताबें हैं तो एक और क्यों? लेकिन फिर उसने अपने भीतर झांका, अपने डर, अपनी उदासी, अपने गुस्से को देखा और समझा कि असली सवाल ये नहीं है कि हम गिरते क्यों हैं। सवाल ये है कि हम अपने लो पॉइंट्स के साथ क्या करते हैं। क्या हम भावनाओं से सीखते हैं या खुद को ही दोष देते रहते हैं? यहीं से ये सफर शुरू होता है। कैमरा अब सीधे आप पर है और एक सीधा सवाल पूछा जाता है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सोचिए नहीं, महसूस कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है और मैं महसूस करता हूं में बहुत फर्क है। भावना कोई विचार नहीं, वो आपके शरीर में उठने वाली हलचल है जिसे हम अक्सर समझना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि भावनाएं हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करती हैं। जब मन अच्छा होता है तो जिंदगी रंगीन लगती है, सोच साफ होती है और भविष्य संभावनाओं से भरा दिखता है। और जब मन भारी होता है तो वही जिंदगी बोझ बन जाती है। दुख की बात यह है कि हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि इन भावनाओं को समझा कैसे जाए, न स्कूल में न घर पर। ये किताब उसी कमी को पूरा करने की कोशिश है। एक ऐसा मैनुअल जो बताता है कि भावनाएं क्या है, कैसे बनती हैं और कैसे वही डर, वही नेगेटिविटी आपके विकास का सबसे ताकतवर हथियार बन सकती है। धीरे धीरे ये सफर आपको सिखाता है कि अपने मन की कहानी कैसे बदलनी है, दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करना है और भावनाओं को कंट्रोल नहीं बल्कि इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप सच में खुद को बेहतर समझना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, खुद से मिलने की शुरुआत है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिंदगी में 100 अच्छी बातें भी हो जाएं, लेकिन एक नेगेटिव बात पूरा मूड खराब कर देती है? ऐसा इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग आज भी उसी सर्वाइवल मोड में जी रहा है जिसमें हमारे पूर्वज जीते थे। तब जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी, इसलिए दिमाग हर खतरे को बढ़ा करके देखने लगा। आज ना कोई शिकारी है ना जंगल, फिर भी दिमाग हर आलोचना, हर रिजेक्शन को ऐसे पकड़ लेता है जैसे जिंदगी का सवाल हो। बॉस की एक डांट, किसी का एक कमेंट और मन तुरंत भविष्य की सबसे बुरी फिल्म चलाने लगता है। नौकरी जाएगी, घर बिखर जाएगा, सब खत्म। असल में खतरा बाहर नहीं, दिमाग की व्याख्या में होता है। यही वजह है कि एक नेगेटिव रिव्यू 100 पॉजिटिव तारीफों पर भारी पड़ जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम असली खतरे और काल्पनिक डर में फर्क नहीं करना सीखेंगे तो बेवजह का दर्द और चिंता हमारी जिंदगी की क्वालिटी चुरा लेगी। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, डोपामीन, वही केमिकल जो खुशी का झटका देता है। सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, मोबाइल स्क्रॉल करना, वीडियो गेम, जंक फूड, सब दिमाग को छोटा सा सुख दे देते हैं। लेकिन यही सुख धीरे धीरे लत बन जाता है। हमें लगता है कि एक दिन सब मिल जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन दिमाग जल्दी आदत डाल लेता है। नई कार, नया फोन, नया मुकाम, कुछ समय बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। इसे कहते हैं हेडोनिक अडैप्टेशन। रिसर्च बताती है कि लंबे समय में बाहर की चीजें हमारी खुशी को बहुत कम बदलती हैं। असली खेल अंदर चलता है। इसलिए ये हिस्सा हमें एक कड़वा लेकिन आजाद करने वाला सच सिखाता है कि दिमाग का काम आपको खुश रखना नहीं, आपको जिंदा रखना है। अगर खुश रहना है तो भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। जब आप समझ जाते हैं कि आपका दिमाग कैसे आपको डराता है, बहलाता है और फंसाता है, तभी आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना शुरू करते हैं और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब जरा एक और किरदार से मिलते हैं, आपका ईगो। हम अक्सर कहते हैं उसका ईगो बहुत बड़ा है, लेकिन असली ईगो सिर्फ घमंड नहीं है। ईगो वो कहानी है जो आपने अपने बारे में बना रखी है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपका धर्म, आपकी सोच, आपकी उपलब्धियां, आपकी असफलताएं, ये सब मिलकर एक मैं बनाते हैं। असल में घटनाओं का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता।
हम उन्हें जो अर्थ देते हैं वही हमारी भावना बन जाता है। अगर कोई आपकी राय से असहमत हो जाए और आपको गुस्सा आ जाए तो चोट राय पर नहीं, आपकी पहचान पर लगती है। ईगो को टिके रहने के लिए किसी न किसी पहचान की जरूरत होती है, कभी शरीर से, कभी रिश्तों से, कभी पैसे और स्टेटस से। इसलिए हम चीजें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि उनके जरिए अपनी कहानी बताते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें कुछ समझें, सफल, स्मार्ट, खास, और यही चाहत कई बार हमें दूसरों की स्वीकृति का भूखा बना देती है। ईगो की एक और खासियत है तुलना। उसे हमेशा किसी से बेहतर बनना है, सही साबित होना है, ध्यान पाना है। कभी वो श्रेष्ठता का दिखावा करता है, कभी हीन भावना के पीछे छिप जाता है, लेकिन मकसद एक ही रहता है, अपनी कहानी को बचाए रखना। जब जिंदगी हमारी बनाई स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चलती तो हम दुखी हो जाते हैं। जब कोई हमारी मान्यता को चुनौती देता है तो हम रक्षात्मक हो जाते हैं। सच तो ये है कि हमारी ज्यादातर नकारात्मक भावनाएं इसी चिपकाव से पैदा होती हैं। लेकिन जैसे ही हम जागरूक होते हैं और समझते हैं कि ये कहानी ही हमारा पूरा सच नहीं है, ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और वहीं से आज़ादी शुरू होती है। क्योंकि जब आप अपनी कहानी बदलना सीख जाते हैं तो आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। भावनाएं बड़ी अजीब मेहमान होती हैं, बिना बताए आती हैं, थोड़ी देर हंगामा करती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, या मेरे साथ ही क्यों। सच ये है कि खुश रहना कोई स्थायी अवस्था नहीं है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही मन का मौसम भी बदलता है। कभी उत्साह, कभी उदासी, कभी गुस्सा, कभी डर। अगर आप उम्मीद करेंगे कि आप हर समय खुशी रहेंगे तो आप खुद को ही दोष देने लगेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि भावनाएं अस्थायी हैं, वे आप नहीं हैं, वे सिर्फ अनुभव हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नकारात्मक भावनाएं दुश्मन नहीं होती। जैसे शरीर का दर्द संकेत देता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वैसे ही उदासी या बेचैनी भी इशारा करती है कि जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। कई बार वही टूटन हमें मजबूत बनाती है, वही निराशा हमें नई दिशा देती है। लेकिन भावनाओं की एक चालाकी भी है। जब आप उदास होते हैं तो दुनिया का हर रंग फीका लगने लगता है। वही खाना बेस्वाद, वही लोग परेशान करने वाले, वही काम बोझ बन जाता है। और जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ आसान और सुंदर लगने लगता है। बाहरी दुनिया वही रहती है, बदलता है सिर्फ आपका अंदरूनी संवाद। भावनाएं चुंबक की तरह काम करती हैं। अगर आप नकारात्मक मूड में हैं तो वैसी ही सोचें अपने आप आकर्षित होने लगती हैं। एक छोटी सी समस्या दिमाग में जुड़कर बड़ी कहानी बन जाती है। असली थकान काम से नहीं, उस मानसिक तनाव से होती है जो हम अपने विचारों से पैदा करते हैं। इसलिए अगली बार जब भावनाओं का तूफान आए तो खुद से बस इतना याद दिलाइए, ये भी गुजर जाएगा। आप भावनाएं नहीं हैं, आप वो हैं जो उन्हें आते जाते देख सकता है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाएगी वैसे वैसे भावनाओं की पकड़ कमजोर पड़ती जाएगी। कहा जाता है, जैसा अंदर डालोगे वैसा ही बाहर आएगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर हम अपने शरीर और मन के साथ लापरवाही करेंगे तो उसका असर सीधे हमारी भावनाओं पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए नींद। आपने खुद महसूस किया होगा, जब नींद पूरी नहीं होती तो छोटी सी बात भी चढ़ा देती है, ध्यान नहीं लगता और नकारात्मक भावनाएं जल्दी हावी हो जाती हैं। लगातार कम सोना सिर्फ मूड ही खराब नहीं करता, बल्कि लंबे समय में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नींद को सुधारिए। कमरे को अंधेरा रखिए, सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाइए, एक नियमित समय तय कीजिए और सोने से पहले मन को शांत करने की आदत डालिए। छोटी छोटी आदतें जैसे सोने से पहले हल्का संगीत सुनना या किताब पढ़ना आपके मन को संकेत देती हैं कि अब आराम का समय है। याद रखिए, थका हुआ दिमाग ज्यादा नकारात्मक सोचता है। अब बात करते हैं शरीर की। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले मन बदलेगा तब शरीर बदलेगा, लेकिन सच्चाई उल्टी भी हो सकती है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलते हैं तो आपका मूड भी बदल सकता है। सीधा खड़े होना, मुस्कुराना या थोड़ा चलना फिरना, ये सब दिमाग को अलग संकेत भेजते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित व्यायाम न केवल ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि डिप्रेशन के लक्षणों को भी कम कर सकता है। कई मामलों में हल्का फुल्का व्यायाम एंटी डिप्रेसेंट दवाओं जितना प्रभावी पाया गया है। आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ रोज 30 मिनट की तेज चाल से वॉक भी कमाल कर सकती है। जब आप शरीर को सक्रिय करते हैं तो दिमाग में सकारात्मक रसायन सक्रिय होते हैं और मूड बेहतर होता है। इसलिए अगर आज आप थोड़ा नीचे महसूस कर रहे हैं तो इंतजार मत कीजिए कि मोटिवेशन आए, पहले एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि कई बार भावनाओं पर काबू पाने का रास्ता दिमाग से नहीं, शरीर से होकर जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जिस बात को आप दिन भर सोचते रहते हैं वही धीरे धीरे आपकी भावना बन जाती है? हमारा दिमाग असली और कल्पना के बीच साफ फर्क नहीं कर पाता।
अगर आप रोज खुद को मंच पर आत्मविश्वास से बोलते हुए, अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए या लोगों से सराहना पाते हुए कल्पना में देखेंगे, तो आपका मन उसी तरह प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है जैसे वो सब सच में हो रहा हो। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन, सकारात्मक शब्द और एफर्मेशंस इतने शक्तिशाली होते हैं। जब आप मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं करूंगा बोलते हैं, तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, आपकी ऊर्जा बदलती है। रोज 5 मिनट आईने में देखकर मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं जैसे वाक्य वर्तमान काल में दोहराइए और साथ में उस भावना को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। दुनिया के प्रसिद्ध लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स भी अपने सेमिनार से पहले शरीर की मूवमेंट और ताकतवर शब्दों का इस्तेमाल करके खुद को एक दमदार मानसिक अवस्था में ले जाते हैं। याद रखिए, आपके विचार, आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज मिलकर आपकी भावनाओं की दिशा तय करते हैं। अब जरा अपनी सांसों और अपने माहौल पर ध्यान दीजिए। जब आप तनाव में होते हैं तो सांस तेज और उथली हो जाती है, और जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो शरीर खुद ही शांत होने लगता है। कुछ शोधों और किताबों जैसे ब्रेथ वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू अ रिवाइटलाइज्ड बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट में बताया गया है कि धीमी और सजग श्वास तनाव कम कर सकती है, जागरूकता बढ़ा सकती है और डर चिंता को शांत कर सकती है। यानी सिर्फ सांस बदलकर भी आप अपनी भावना बदल सकते हैं। और फिर आता है आपका वातावरण। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, क्या देखते हैं, किस जगह बैठकर काम करते हैं। एक बिखरा हुआ कमरा मन को भी बिखेर सकता है, जबकि साफ सुथरी जगह तुरंत हल्कापन और मोटिवेशन दे सकती है। कभी महसूस कीजिए, जब मन भारी हो तो अपना डेस्क साफ कीजिए, थोड़ी वॉक कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से मजबूत शब्दों में बात कीजिए। आप पाएंगे कि भावनाएं अपने आप बदलने लगी हैं, क्योंकि सच यही है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। सही सोच, सही शब्द और सही सांस और सही माहौल से आप उनके निर्देशक बन सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही कोई खास गाना बजता है, आपका पूरा मूड बदल जाता है? जिम में रॉकी वाली बीट्स चले तो शरीर खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, और कोई सॉफ्ट मेलोडी बजे तो दिल शांत होने लगता है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये भावनाओं का रिमोट कंट्रोल है। कई रिसर्च बताती हैं कि सिर्फ कुछ मिनट पॉजिटिव म्यूजिक सुनने से मूड बेहतर हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, आपको सच में अपना मूड बदलने की इच्छा होनी चाहिए। यानी गाना वही काम करता है जब आप उसे काम करने देते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया कि संगीत उदासी और चिंता को कम कर सकता है, आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और भावनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में मदद कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता आप रॉक सुन रहे हैं या क्लासिकल, घर पर है या ड्राइव करते हुए। असर इस बात से आता है कि वो संगीत आपको अंदर से कैसा महसूस कराता है। अब सोचिए, अगर गाना यूं ही मूड बदल सकता है, तो क्या हम जानबूझकर इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल नहीं कर सकते? दुनिया के जाने माने एथलीट और कोच क्रिस्टोफर बर्गलिन ने बताया कि कैसे उन्होंने कठिन रेस के दौरान संगीत की मदद से अपने दिमाग में एक पैरेलल यूनिवर्स बना लिया, जहां दर्द कम था और हौसला ज्यादा। आप भी अपनी भावनात्मक जरूरतों के हिसाब से प्लेलिस्ट बना सकते हैं, एक मोटिवेशन के लिए, एक रिलैक्स होने के लिए, एक कृतज्ञता महसूस करने के लिए। अलग अलग तरह का संगीत सुनकर देखें, क्या आप प्रेरित महसूस करते हैं, शांत, खुश? याद रखिए, जो गाना ट्रेंडिंग है वो जरूरी नहीं कि आपके दिल के लिए सही हो। असली बात यह है कि वो आपको कैसा महसूस कराता है। और जब बात आती है भावनाएं बदलने की, तो सिर्फ संगीत ही नहीं, आपका वर्तमान पल, आपका माहौल, आपकी सोच सब मिलकर असर डालते हैं। जितना आप अभी को स्वीकार करना सीखते हैं, उतना ही दर्द और नकारात्मकता कम होती है। तो आज से प्रयोग शुरू कीजिए, अपना माहौल बदलिए, अपनी प्लेलिस्ट बनाइए और अपनी भावनाओं की कमान खुद संभालिए। कभी सोचा है कि एक छोटी सी सोच कैसे धीरे धीरे एक बड़ी भावना बन जाती है? मान लीजिए आपके मन में पैसों की चिंता का एक विचार आया। अगर आप उसे आते ही जाने दें तो वो बस एक बादल की तरह गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप उसी विचार को पकड़कर बैठ जाएं, बार बार उसे सोचें, उसके पीछे कहानी बनाएं, तो वही विचार चिंता में बदल जाता है। यही चीज हर जगह होती है। दोस्त से झगड़ा हुआ, आप उस सीन को बार बार दिमाग में दोहराते रहे, महीनों बीत गए पर फोन नहीं किया। ऑफिस में गलती हुई, आपने खुद को अयोग्य कहकर लेबल कर दिया और धीरे धीरे शर्म आपकी पहचान बन गई। सच ये है कि भावना बनने का एक फॉर्मूला है, आपकी व्याख्या प्लस उससे जुड़ा लगाव प्लस बार बार दोहराव अब बराबर मजबूत भावना। घटना अपने आप में दर्द नहीं देती, हम उसे जो मतलब देते हैं वही दर्द पैदा करता है। एक ही बारिश किसी किसान के लिए आशीर्वाद है और पिकनिक पर जा रहे व्यक्ति के लिए परेशानी। फर्क बस कहानी का है जो हम अपने मन में बना लेते हैं। अब दूसरी बड़ी सच्चाई सुनिए, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं,
आप उदास नहीं हैं, आप सिर्फ इस पल उदासी का अनुभव कर रहे हैं। भावनाएं कपड़ों की तरह हैं। आज आपने गुस्से का कोट पहना है, कल शायद उत्साह की शर्ट पहनेंगे। जितना आप किसी भावना से चिपके रहते हैं उतना वो टिकती है। अगर गुस्सा आए और आप तुरंत किसी काम में खुद को व्यस्त कर लें तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सोच सोच कर हवा देते रहें तो वो आपकी स्थायी अवस्था बन सकता है। इसलिए जब भी नकारात्मक विचार आए उसे पकड़कर कहानी मत बनाइए, बस देखिए, पहचानिए और जाने दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप व्याख्या बदलते हैं, पहचान तोड़ते हैं या दोहराव रोकते हैं, भावना अपनी ताकत खोने लगती है। और यहीं से शुरू होता है असली कंट्रोल, जहां आप भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके पर्यवेक्षक बन जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक ही घटना दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग भावनाएं क्यों पैदा करती है? मान लीजिए आप किसी कसाई खाने के पास से गुजरते हैं, आपको दुख या असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन उसी जगह का मालिक उसे अपने परिवार की रोजी रोटी के रूप में देखता है और वहां काम करने वाला व्यक्ति बस एक सामान्य दिन की तरह। घटना वही है पर भावना अलग। क्यों? क्योंकि भावना घटना से नहीं, उसकी हमारी व्याख्या से बनती है। हम सब अपने मन में कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं, जैसे समस्याएं नहीं होनी चाहिए, मुझे हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, मुझे शादी करनी ही है, या मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक मेरी जिंदगी परफेक्ट ना हो जाए। ये मान्यताएं हमारी निजी कहानी बनाती हैं और फिर उसी कहानी के चश्मे से हम हर घटना को देखते हैं। जब हकीकत हमारी उम्मीद से मेल नहीं खाती तो दुख पैदा होता है। लेकिन क्या हो अगर समस्या वास्तव में समस्या नहीं बल्कि एक चुनौती हो? क्या हो अगर बारिश पिकनिक खराब नहीं कर रही बल्कि आपको लचीलापन सिखा रही हो? जैसे ही आप अपनी कहानी बदलते हैं, आपकी भावना बदलने लगती है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप जीवन को कैसे देखते हैं? क्या आप हर रुकावट को दुर्भाग्य मानते हैं या उसे एक सीढ़ी समझते हैं? क्या आप अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं या उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं? क्या आप भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं या आज को बेहतर बनाकर भविष्य सुरक्षित करते हैं? सच्चाई ये है कि खुश और दुखी लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उनकी व्याख्या होती है। इसलिए आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, अपनी एक ऐसी भावना लिखिए जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। फिर खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्या मान रहा हूं जिससे ये कहानी सच लग रही है? और फिर एक नई ताकत देने वाली व्याख्या चुनिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी कहानी बदलते हैं, आपकी भावनाएं अपने आप दिशा बदल लेती हैं। याद रखिए, घटनाएं आपको परिभाषित नहीं करती, आप उन्हें जो अर्थ देते हैं वही आपकी दुनिया बनाता है। कभी आपने महसूस किया है कि हम अपनी भावनाओं को ऐसे पकड़कर रखते हैं जैसे वो हमारी पहचान हो? हम कहते हैं, मैं गुस्से में हूं, मैं उदास हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं। लेकिन सच ये है, भावनाएं सिर्फ अनुभव हैं, आप नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं, बिल्कुल आसमान में गुजरते बादलों की तरह। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें दबाते रहते हैं या उनसे चिपक जाते हैं। धीरे धीरे ये दबे हुए एहसास हमारे अंदर इमोशनल बैगेज बन जाते हैं। हम ज्यादातर समय अपने दिमाग में उलझे रहते हैं, इसलिए शरीर क्या महसूस कर रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते। छोड़ने की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, उसे कहानी मत बनाइए, बस उसे देखिए, अपने शरीर में महसूस कीजिए। कहाँ है वो? सीने में भारीपन, पेट में कसाव, और फिर एक छोटा सा बदलाव कीजिए। मैं उदास हूं की जगह कहिए, मैं उदासी महसूस कर रहा हूं। बस इतना सा फर्क आपको उस भावना से थोड़ा दूर कर देता है, और दूरी ही आजादी की शुरुआत है। अब सवाल यह है, छोड़ें कैसे? कई बार हम अपनी भावनाओं से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वे हमारी कहानी का हिस्सा बन चुकी होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, और फिर उसी विश्वास को साबित करने के लिए खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालता है। लेकिन जैसे ही वो समझता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं, वो उसे छोड़ना शुरू कर सकता है। आप भी एक आसान प्रक्रिया अपनाइए। किसी एक भावना को चुनिए, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे जाने दे सकता हूं? फिर पूछिए, क्या मैं सच में छोड़ना चाहता हूं? और आखिर में, कब? जवाब होना चाहिए अभी। ये तरीका सरल लगेगा, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आप महसूस करेंगे कि भावनाएं उतनी ताकतवर नहीं हैं जितना आप समझते थे। याद रखिए, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वो जागरूकता हैं जो उन्हें देख सकती है। और जैसे ही आप ये समझ लेते हैं, छोड़ना एक संघर्ष नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। कभी गौर किया है कि एक ही सपना दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग नतीजे क्यों देता है? एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित रहता है, हर दिन उसे महसूस करता है, उसके बारे में सोचते हुए ऊर्जा से भर जाता है, और दूसरा व्यक्ति उसी सपने के बारे में सोचते हुए डर, कमी और शक में डूबा रहता है। फर्क सिर्फ हालात का नहीं, सोच और भावना का है। विचार अकेला काफी नहीं होता, उसे ऊर्जा चाहिए, उत्साह, कृतज्ञता, विश्वास या जुनून की ऊर्जा।
जब आप बार बार किसी सकारात्मक भावना को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में रास्ते बनाने लगता है। जैसे अगर आप रोज सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो धीरे धीरे आपका मन कमी नहीं बल्कि उपलब्धियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अगर आप अपने सपनों को विस्तार से कल्पना में जीते हैं, कैसा दिन होगा, आप कैसा महसूस करेंगे, किन लोगों के साथ होंगे, तो आपका मन उस भावना को सामान्य मानने लगता है। और जब भावना सामान्य बन जाती है तो व्यवहार बदलता है और व्यवहार से नतीजे। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझ लीजिए, सिर्फ मैं खुश हूं, मैं सफल हूं दोहराने से चमत्कार नहीं होगा। मन को कंडीशन करना एक अभ्यास है, जादू नहीं। पहले तय कीजिए कि आप कौन सी भावना ज्यादा जीना चाहते हैं, कृतज्ञता, आत्मविश्वास, उत्साह, निर्णायकता। फिर उसके लिए रोज छोटा सा सिस्टम बनाइए। जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना है तो हर दिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां लिखिए। निर्णय लेने की आदत डालनी है तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेने का नियम अपनाइए। सोचा और तुरंत किया, वरना दिमाग बहाने बना देगा। याद रखिए, ये लंबी दौड़ है, स्प्रिंट नहीं। 1 या 2 अभ्यास चुनिए और कम से कम 1 महीने तक लगातार कीजिए, क्योंकि जब आप अपने विचारों को दिशा देते हैं, उन्हें भावना से जोड़ते हैं और रोज दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आप वही बनने लगते हैं जो आप बार बार महसूस करते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव, अंदर से बाहर की ओर। कभी आपने महसूस किया है कि हम सोचते हैं, पहले भावना आती है, फिर हम कुछ करते हैं, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। कई बार हमारा एक छोटा सा एक्शन ही हमारी भावना को बदल देता है। मान लीजिए किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद आप बार बार पुरानी यादों में खो जाते हैं, तो दर्द लंबा चलता है। लेकिन जिस दिन आप तय करते हैं कि आप पुरानी चैट्स डिलीट करनी है, फोटो हटानी है और खुद को व्यस्त रखना है, उसी दिन से हीलिंग शुरू हो जाती है। अगर किसी प्रेजेंटेशन का डर सता रहा है तो चिंता करते रहने से बेहतर है कि आप घंटों प्रैक्टिस करें, दोस्तों के सामने बोलें, खुद को तैयार करें। अगर किसी दोस्त से नाराजगी है तो मन में कहानी बनाने के बजाय एक ईमानदार बातचीत कर लें। और कभी-कभी जब दुख या गुस्सा बिना वजह घेर ले, तब सबसे समझदारी यही है कि उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश न करें, बस अपना काम करते रहें और उसे समय के साथ हल्का होने दें। याद रखिए, भावनाएं खुद ब खुद फीकी पड़ती हैं, हम ही उन्हें बार बार सोचकर जिंदा रखते हैं। अब बात करते हैं माहौल की। हर भावना सिर्फ अंदर से नहीं आती, कई बार हमारा एनवायरनमेंट उसे जन्म देता है। अगर रोज घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद आपको लगता है कि सबकी जिंदगी आपसे बेहतर है, तो समस्या आपकी काबिलियत नहीं, आपकी आदत है। अगर टीवी, नकारात्मक लोगों की संगत या अधूरे पड़े काम आपके मन को भारी कर रहे हैं, तो शायद आपको अपनी दुनिया थोड़ी एडिट करनी होगी। सोचिए, आप किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? आप दिन भर क्या कंज्यूम करते हैं? क्या आप शिकायतों में जीते हैं या समाधान में? आज एक कागज उठाइए और लिखिए कौन सी आदतें आपकी खुशी को चुपचाप चुरा रही हैं। फिर उनमें से 1-2 चीजें हटाइए या बदल दीजिए, क्योंकि जब आप अपने व्यवहार और अपने माहौल को बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावनाएं भी उसी दिशा में ढलने लगती हैं। और यहीं से शुरू होता है असली कंट्रोल, जहां आप भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके निर्देशक बन जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस धरती पर शायद इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कल की चिंता और बीते कल के पछतावे में आज को खो देता है? पेड़ खड़े रहते हैं, चिड़िया गाती हैं, जानवर जीते हैं, पर हम सोचते रहते हैं और सोचते सोचते उलझ जाते हैं। नकारात्मक भावनाएं आएंगी, गुस्सा, निराशा, डर, हीन भावना। इन्हें पूरी तरह खत्म करना मुमकिन नहीं, लेकिन इन्हें संभालना सीखा जा सकता है। जब भी कोई भारी भावना आए, तुरंत अपना स्टेट बदलने की कोशिश कीजिए। उठकर टहल लीजिए, पुशअप्स कर लीजिए, अपना पसंदीदा गाना चला लीजिए या जोर से खुद को मोटिवेशनल टॉक दीजिए। दिमाग का पैटर्न तोड़िए या फिर सीधा एक्शन लीजिए। जो काम टाल रहे हैं वही कर डालिए। कई बार सिर्फ कागज पर साफ साफ लिख देना कि असल में हुआ क्या था, हमारी आधी कहानी खत्म कर देता है, क्योंकि हम पाते हैं कि ड्रामा हमने बनाया था। और अगर कुछ समझ ना आए तो बस सांस पर ध्यान दीजिए, शरीर को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। याद रखिए, थका हुआ दिमाग छोटी बात को भी पहाड़ बना देता है, लेकिन असली बदलाव लंबी दौड़ में आता है। अगर बार बार वही भावनाएं लौट रही हैं, तो उनकी जड़ में छिपी कहानी को पहचानना होगा। खुद से पूछिए, मैं किस धारणा पर यकीन कर रहा हूँ? क्या मैं हर चीज को पर्सनल ले रहा हूँ? क्या मैं अपने ही दिमाग की बनाई स्क्रिप्ट पर चल रहा हूँ? रोज कुछ मिनट जर्नल लिखिए, माइंडफुल होकर अपने विचारों को देखिए और धीरे धीरे अपने माहौल को एडिट कीजिए। नकारात्मक लोगों से दूरी, बेवजह स्क्रीन टाइम कम और सकारात्मक रूटीन ज्यादा। सुबह और रात अपने मन को अच्छे विचारों से कंडीशन कीजिए। नियमित व्यायाम कीजिए, नींद और खानपान सुधारिए, क्योंकि कम ऊर्जा का मतलब ज्यादा नकारात्मकता। और अगर भावनाएं बहुत गहरी हैं तो मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। आज के लिए बस एक छोटा फैसला कीजिए, एक शॉर्ट टर्म टेक्निक और एक लॉन्ग टर्म आदत चुनिए, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें संभालना सीख जाते हैं, तभी आप सच में अपने जीवन की दिशा अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी की हर लहर हमें तोड़ने नहीं आती, कुछ लहरें हमें तराशने आती हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। भावनाएं स्थायी नहीं होती, लेकिन उनका संदेश बहुत गहरा होता है।
जैसे शरीर का दर्द बताता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही तनाव, गुस्सा या उदासी संकेत देते हैं कि भीतर कुछ बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वे और जोर से बोलती हैं, कभी बेचैनी बनकर, कभी बीमारी बनकर। इसलिए अगली बार जब आप तनाव महसूस करें, खुद से पूछिए, मैं इस समय ऊपर की रेखा पर हूं या नीचे की? यानी क्या मैं खुला, जिज्ञासु और सीखने को तैयार हूं, या रक्षात्मक, जिद्दी और सही साबित होने में लगा हूं? क्या मैं डर से काम कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा, या प्रेम से, मैं क्या दे सकता हूं, कैसे योगदान कर सकता हूं? बस ये पहचान लेना ही आधी जीत है, क्योंकि जागरूकता ही विकास का पहला कदम है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। पूरे 1 हफ्ते तक हर दिन 2 मिनट निकालकर अपनी भावनाएं लिखिए और 1 से 10 तक उन्हें रेट कीजिए। फिर खुद से पूछिए, असल में हुआ क्या था और मैंने उसकी कहानी क्या बना ली? कई बार हम पाते हैं कि घटना छोटी थी पर हमारी व्याख्या भारी थी। जैसे ऑफिस में किसी काम को लेकर असुरक्षा महसूस हुई, पर सच में हुआ सिर्फ इतना कि हमें मदद मांगनी चाहिए थी। जब आप अपनी मान्यताओं को पकड़ते हैं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, सब मुझे जज कर रहे हैं, और उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, तो धीरे धीरे उनका जादू टूटने लगता है। यही भावनाओं को ग्रोथ के टूल में बदलने का तरीका है। तो आज से शुरुआत कीजिए। अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं, गुरु मानिए। उन्हें रिकॉर्ड कीजिए, समझिए और हर लहर के साथ थोड़ा और मजबूत बनते जाइए। कभी ऐसा लगा है कि आपकी सारी उपलब्धियां बस किस्मत हैं और एक दिन सच सामने आ जाएगा कि आप उतने काबिल नहीं जितना लोग समझते हैं? ये मैं अच्छा नहीं हूं वाली कहानी बहुत शांत आवाज में शुरू होती है, फिर धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। हम अपनी सफलताओं को छोटा कर देते हैं और गलतियों को बड़ा। कोई तारीफ करे तो तुरंत कह देते हैं, अरे इसमें क्या खास है, या सबकी मदद थी। सच तो ये है कि हमारा दिमाग पहले से ही नेगेटिविटी की तरफ झुका रहता है। ऊपर से हम खुद ही अपनी कमियों की लिस्ट बनाकर उसे और मजबूत कर देते हैं। लेकिन यही भावना ग्रोथ का दरवाजा भी बन सकती है, क्योंकि ये इशारा है कि आत्मसम्मान को मजबूत करने की जरूरत है। आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपनी ट्रिगर स्थितियां लिखिए। कब आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, फिर एक विन लॉग बनाइए। जिंदगी की 50 छोटी बड़ी उपलब्धियां लिख डालिए। रोज 5-10 काम नोट कीजिए जो आपने अच्छे से किए। चाहे तो एक पारदर्शी जार में पर्चियां डालिए ताकि आपकी नजर रोज आपकी प्रगति पर पड़े। और तारीफ मिले तो सिर्फ मुस्कुराकर कहिए, थैंक यू, बिना नेकिन के। अगर इस भावना की जड़ गहरी है तो समझिए कि ये अक्सर पुराने अनुभवों की बनाई कहानी होती है। एक ऐसा चश्मा जिससे हम दुनिया को देखते हैं और हर आलोचना को याद रखते हैं, हर प्रशंसा को भुला देते हैं। आत्मसम्मान पर गहराई से समझ के लिए अब द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम बाय नथानियल ब्रैंडन पढ़ सकते हैं, जहां 6 अभ्यास बताए गए हैं: जागरूकता, आत्मस्वीकार, जिम्मेदारी, आत्म अभिव्यक्ति, उद्देश्यपूर्ण जीवन और ईमानदारी। साथ ही ब्रेकिंग द चेन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम बाय मैरिलिन सोरेनसन समझाती हैं कि कैसे बचपन और पुरानी व्याख्याएं हमारी सेल्फ इमेज को रंग देती हैं। लेकिन याद रखिए, किताबें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, चलना आपको है। आज एक कदम चुनिए, अपनी उपलब्धियां लिखना, तारीफ स्वीकार करना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ एप्रिसिएशन गेम खेलना। क्योंकि जिस दिन आप अपनी कहानी बदलने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन मैं अच्छा नहीं हूं की जगह मैं बढ़ रहा हूं जन्म ले लेता है। दोस्तों, जब कोई आपकी बात काट देता है या आलोचना कर देता है तो अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आप खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। सच तो यह है कि हमें सही रहने से ज्यादा डर गलत साबित होने का होता है। जब कोई हमारी किसी सच्चाई को छू देता है, जैसे टाल मटोल, लापरवाही या कोई कमजोरी, तो भीतर कुछ चुपता है और हम डिफेंसिव हो जाते हैं। कभी कभी बात सच होती है, कभी हम मान लेते हैं कि शायद सच हो, या कभी हमारी किसी गहरी मान्यता, धर्म, राजनीति, पहचान को चुनौती मिलती है। इसलिए एक ही घटना पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो कुछ लोग जश्न मना रहे थे और कुछ लोग आक्रोश में थे। घटना वही थी, लेकिन विश्वास अलग अलग। अगली बार जब आप ट्रिगर हों, खुद से पूछिए, मैं किस विश्वास की रक्षा कर रहा हूं? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या बदल जाएगा? कई बार आपको समझ आएगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ मान्यताएं छोड़ देना ही असली जीत है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और वरी की। ट्रैफिक जैम, बॉस की डांट या घर की बहस, ये सब हमें तनाव दे सकते हैं। लेकिन क्या घटना खुद तनाव है
या हमारी व्याख्या। ट्रैफिक जैम को आप सजा मानते हैं तो तनाव बढ़ेगा, उसे पॉडकास्ट सुनने का समय मान लें तो वही पल सीखने का अवसर बन सकता है। चिंता ज्यादातर या तो बीते कल पर होती है जिस पर हमारा कोई बस नहीं, या आने वाले कल पर जो अभी आया ही नहीं। इसलिए अपनी चिंताओं की सूची बनाइए और उन्हें 3 हिस्सों में बांट दीजिए: कंट्रोल, सम कंट्रोल, नो कंट्रोल। जिन पर नियंत्रण है उन पर कार्रवाई कीजिए, जिन पर थोड़ा नियंत्रण है तैयारी कीजिए, और जिन पर बिल्कुल नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीखिए। जब आप हर स्थिति में खुद से पूछते हैं मैं क्या बदल सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ और क्या छोड़ सकता हूँ, तभी स्ट्रेस दुश्मन से गुरु बन जाता है। यही भावनाओं को ग्रोथ में बदलने का असली खेल है। कभी आपने नोटिस किया है कि हम अपने ही दिमाग में एक काल्पनिक कोर्टरूम बना लेते हैं जहां हर कोई हमें जज कर रहा है। कोई क्या सोच रहा होगा, मैंने ये पोस्ट डाली तो लोग क्या कहेंगे, मीटिंग में अगर अटक गया तो इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई थोड़ी अजीब और थोड़ी सुकून देने वाली है। लोग उतना सोचते ही नहीं जितना हम मान लेते हैं। जैसे आप अपने दिन भर की गलतियों, ऑकवर्ड मोमेंट्स और छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, वैसे बाकी लोग नहीं रखते। वे भी अपनी ही दुनिया के हीरो हैं। जिस तरह आप 24 घंटे खुद के साथ रहते हैं, उसी तरह हर इंसान अपनी दुनिया का केंद्र है। इसलिए जब हम सोचते हैं कि सब मुझे देख रहे हैं, असल में सब अपने अपने डर और सपनों में व्यस्त होते हैं। और यही बात आज़ादी देती है। अगर कोई उतना सोच ही नहीं रहा तो मैं क्यों घुट घुट कर जीऊं? और मान लीजिए कुछ लोग सच में आपको पसंद नहीं करते, तो क्या? दुनिया के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों को भी लाखों लोग नापसंद करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप। किसी के लिए हीरो, किसी के लिए विलन। इसका मतलब ये नहीं कि वे जीना छोड़ दें। अगर आप अपनी कीमत दूसरों की तानियों पर रखेंगे तो उनकी खामोशी आपको तोड़ देगी। असली खेल है अपनी इमेज को ढीला छोड़ देना, वो नकाब जिसे हम हर समय बचाने की कोशिश करते हैं। खुद से पूछिए, मैं किस बात पर जज होने से डरता हूँ? और अगर लोग सच में ऐसा सोच लें तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? शायद नहीं। इसलिए अगली बार जब दिमाग कहे लोग क्या सोचेंगे, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए, वो उनका काम है, मेरा नहीं। आपका काम है अपने इरादों को साफ रखना, अपनी सच्चाई को जीना और अपने आप को खुश रखना। बाकी दुनिया को अपनी राय रखने का हक है और आपको खुद होने का। कभी किसी ने आपको ऐसी चोट दी है जो बाहर से छोटी थी लेकिन अंदर सालों तक जलती रही? शायद किसी दोस्त ने पार्टी में नहीं बुलाया, किसी अपने ने वादा तोड़ दिया, या किसी ने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। और फिर दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? सच कहें तो घटना से ज्यादा हमें हमारी अपनी कहानी जलाती है। हम उसे बार बार रिप्ले करते हैं, अपनी व्याख्या जोड़ते हैं और धीरे धीरे वो गुस्सा रिजेंटमेंट बन जाता है। एक ऐसा जहर जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बीमार हो जाए। जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा था, नाराजगी ऐसा जहर है जिसे आप खुद पीते हैं और सोचते हैं कि दुश्मन मरेगा, लेकिन होता उल्टा है। हमारी नींद, हमारा चेहरा, हमारी शांति सब प्रभावित होती है। कई बार हम बात ही नहीं करते, दिल में दबाए रखते हैं या फिर अपने ही दिमाग में कहानी गढ़ते रहते हैं, और यही चुप्पी उस आग में पेट्रोल डालती रहती है। लेकिन सोचिए, अगर हम रुककर अपनी कहानी को दोबारा देखें तो क्या हो सकता है कि हमने बात को बढ़ा चढ़ाकर समझ लिया? क्या सामने वाला सच में उतना जागरूक था कि हमें चोट पहुंचाए, या वो अपनी सीमाओं और कंडीशनिंग में बंधा हुआ था? जैसे एकार्ट टोल लिखते हैं कि मन हमेशा पुराने पैटर्न दोहराता है। लोग वही करते हैं जो उन्होंने सीखा है, चाहे वो सही हो या गलत। जब ये समझ आता है तो गुस्सा थोड़ा नरम पड़ता है। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए होता है। ये खुद से कहना है, मेरी शांति मेरे सही होने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए 4 कदम याद रखिए। अपनी व्याख्या बदलो, अगर जरूरी हो तो सामने वाले से बात करो, दिल से माफ करो और फिर उस कहानी को दोहराना बंद करो। क्योंकि अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन आप आज क्या चुनते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। और जब आप रिजेंटमेंट छोड़ते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को आजाद करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की सफलता देखकर दिल में हल्की सी चुभन हुई हो? कोई दोस्त नई कार ले आए, कोई सहपाठी बड़ा पैकेज पाले, या कोई क्रिएटर अचानक वायरल हो जाए और आप मुस्कुरा तो दें लेकिन अंदर से कुछ कसक जाए। यही है जेलसी। इसे महसूस करना गलत नहीं है, इंसानी है। असल में ये भावना हमें इशारा देती है कि हम अंदर ही अंदर क्या चाहते हैं। जैसे सूजन कीन ने महसूस किया कि उन्हें वकीलों से नहीं बल्कि लेखकों और मनोवैज्ञानिकों से जलन होती थी, और वहीं से उन्हें समझ आया कि उनका असली रास्ता कानून नहीं, लेखन है। कई बार जेलसी हमें बताती है कि हम गलत ट्रैक पर हैं। अगर आपको किसी की लाइफस्टाइल, काम या पहचान से जलन होती है तो खुद से पूछिए, क्या ये वही है जो मैं सच में चाहता हूँ? हो सकता है ये भावना आपको दिशा बदलने, नया स्किल सीखने या अपने असली पैशन की ओर कदम बढ़ाने के लिए पुकार रही हो।
लेकिन जेलेसी का एक दूसरा चेहरा भी है, स्कैसिटी माइंडसेट। हमें लगता है कि सफलता एक सीमित केक है, किसी और ने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो हमारा हिस्सा छोटा हो जाएगा, जबकि सच्चाई उल्टी है। जैसा जिग जिगलर ने कहा था, आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं अगर आप दूसरों को वो पाने में मदद करें जो वे चाहते हैं। जब हम तुलना छोड़कर सहयोग की सोच अपनाते हैं तो जेलसी प्रेरणा में बदल जाती है। और अगर रिश्तों में जलन हो रही है, बार बार शक, कंट्रोल करने की इच्छा, तो शायद ये संकेत है कि हमें अपने सेल्फ एस्टीम पर काम करना है। याद रखिए, असली मुकाबला किसी और से नहीं, अपने कल के संस्करण से है। आज का आप क्या कल से बेहतर है? बस यही तुलना सही है। जेलसी को दबाइए मत, उसे सुनिए, समझिए और उसे ईंधन बनाइए अपने ग्रोथ के लिए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि उदासी सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक आदत बन गई है? जैसे अगर अचानक आप थोड़ा हल्का या खुश महसूस करें तो अंदर से आवाज आए, मुझे खुश नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन कई बार किसी बड़ी ट्रेजेडी से नहीं बल्कि धीरे धीरे दिमाग में चलती नकारात्मक कहानियों से पैदा होता है। बीते कल का पछतावा, आने वाले कल की चिंता और आज की हर चीज की बाहरी व्याख्या। लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपनी उदासी नहीं हैं। आप उससे पहले भी थे, उसके दौरान भी हैं और उसके बाद भी रहेंगे। कई मनोवैज्ञानिक जैसे डेविड के रेनॉल्ड्स बताते हैं कि अगर आप शरीर को झुका लें, वही निराशाजनक शब्द दोहराएं और वैसे ही व्यवहार करें तो भावना खुद बहुत गहरी हो जाती है। यानी डिप्रेशन सिर्फ हो नहीं रहा, कई बार हम अनजाने में उसे बना भी रहे होते हैं। और यही बात उम्मीद देती है कि अगर हम उसे बना सकते हैं तो उससे बाहर भी आ सकते हैं। डिप्रेशन कई बार एक निमंत्रण होता है अपने दिमाग की कहानी से बाहर आने का और वर्तमान पल से जुड़ने का। जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो वही सोच हमें और नीचे खींचती है। इसलिए शरीर से जुड़ना जरूरी है। हल्की वॉक, व्यायाम, सांसों पर ध्यान या किसी काम में खुद को लगाना। एखार्ट टोले अपने अनुभव में बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी दुख वाली कहानी से पहचान तोड़ी तो भीतर एक नई जागरूकता जन्मी। इसका मतलब यह नहीं कि डिप्रेशन को हल्के में लिया जाए। अगर स्थिति गंभीर हो तो प्रोफेशनल मदद लेना बेहद जरूरी है। लेकिन रोजमर्रा की उदासी के स्तर पर छोटे छोटे कदम चमत्कार कर सकते हैं। किसी और की मदद करना, जैसा डेल कार्नेगी ने सुझाव दिया था, या बस आज एक छोटा काम पूरा करना। याद रखिए, आपको पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी, बस अगला कदम उठाना है। और हर छोटा कदम आपको उस अंधेरे कमरे से बाहर रोशनी की ओर ले जा सकता है। क्या आपको याद है पहली बार जब आपने गाड़ी चलाई थी? हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग बार बार कह रहा था, रहने दो, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आज वही काम कितना आसान लगता है। यही है डर और डिस्कम्फर्ट की सच्चाई। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, स्टेज पर बोलना, अपना काम लोगों के सामने रखना, किसी को प्रपोज करना या करियर बदलना, हमारा दिमाग अलार्म बजा देता है। उसे पुरानी आदतें सुरक्षित लगती हैं, इसलिए वो हमें कंफर्ट जोन में ही रोके रखना चाहता है। ज्यादातर डर असली खतरा नहीं होते, वे सिर्फ हमारे ईगो को लगने वाले काल्पनिक खतरे होते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। लेकिन सोचिए, अगर हम हमेशा सुरक्षित खेलते रहे तो क्या हम कभी जान पाएंगे कि हम सच में क्या बन सकते थे? सच ये है कि हिम्मत का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के साथ कदम बढ़ाना। दुनिया के बड़े अचीवर्स भी डरते हैं, फर्क बस इतना है कि वे रुकते नहीं। जैसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि कुछ लोग 25 की उम्र में मर जाते हैं और 75 में दफनाए जाते हैं, यानी वे जीना बंद कर देते हैं, बस सांस लेते रहते हैं। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो अनकंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। खुद से पूछिए, वो एक काम क्या है जिसे मैं टाल रहा हूं सिर्फ डर की वजह से, और फिर छोटा सा कदम उठाइए। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो भीतर एक अलग सी ऊर्जा, एक गर्व महसूस होता है। वही संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है और हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आप अपने अंदर साहस की नई आदत बना रहे होते हैं। क्या आपने कभी खुद से कहा है, कल से पक्का शुरू करूंगा, और फिर वही कल महीनों तक नहीं आता? प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर आलस नहीं, एक छुपा हुआ डर होता है। सोचिए, जब कोई काम बोरिंग लगता है, मुश्किल लगता है, या आपको डर होता है कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, तब आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, अभी थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, कल कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि हम काम से नहीं, उस काम से जुड़ी भावना से भाग रहे होते हैं। फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, या खुद को कम साबित कर देने का डर। और धीरे धीरे हम अपने ही दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। हर अधूरा काम अंदर एक बोझ बनाता है, आत्मसम्मान कम करता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम अपनी असली क्षमता से बहुत कम जी रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस पल आप समझ जाते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, उसी पल खेल बदल जाता है। शुरुआत बड़ी नहीं, छोटी कीजिए।
सिर्फ 5 मिनट। खुद से कहिए, बस अभी शुरू करता हूं। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद आप फ्लो में आ जाते हैं। अगर मन बहाने बनाए तो उन्हें लिखिए और उनके जवाब दीजिए। अगर मोटिवेशन कम है तो अपना क्यों याद कीजिए। आप ये काम क्यों करना चाहते हैं? अपने एनवायरनमेंट को आसान बनाइए, छोटे छोटे विंस बनाइए और जरूरत पड़े तो किसी दोस्त को बता दीजिए कि आप ये काम कब तक पूरा करेंगे। अकाउंटेबिलिटी चमत्कार करती है। याद रखिए, काम पूरा करना भी एक आदत है और आदतें बनाई जाती हैं। आज जो 5 मिनट आप जीतते हैं वही कल आपकी पहचान बनाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि मूड है या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं अपने सपनों के लिए अभी एक छोटा कदम उठा सकता हूँ। कभी ऐसा लगा है कि अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही, ना करने का मन, ना आगे बढ़ने की इच्छा। हम अक्सर कहते हैं कि मुझ में मोटिवेशन ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं, ये नहाने की तरह है, रोज चाहिए। सोचिए, अगर आप रोज ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी ताकतें इस्तेमाल ही नहीं हो रही, जो आपकी पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता, या जिसे आप सिर्फ पैसे या दूसरों की उम्मीदों के लिए कर रहे हैं, तो उत्साह कहां से आएगा? जब इंसान दिन भर वही करता है जिसमें वो कमजोर है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन कामों में समय देने लगते हैं जिनमें आप अच्छे हैं, जिनसे आपको पहचान मिलती है, जिनसे भीतर गर्व महसूस होता है, मोटिवेशन अपने आप जागने लगता है। शायद आपको वजन कम करना है, करियर बदलना है या कुछ नया सीखना है। सवाल यह है कि क्यों? जब तक आपका क्यों दिल को नहीं छूता, तब तक कोई लक्ष्य आपको आगे नहीं धकेलेगा। और हाँ, हर दिन मोटिवेटेड महसूस करना जरूरी नहीं है। असली गेम सिस्टम और अनुशासन का है। जब मन ना करे तब भी छोटे छोटे कदम उठाना यही फर्क पैदा करता है। अगर आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो एक आसान तरीका अपनाइए। सारे अधूरे काम लिखिए, उनमें से एक चुनिए जिसे आप टालते आ रहे हैं और आज ही उसे पूरा कीजिए। अक्सर वही एक कदम मोमेंटम बना देता है। बहुत सारे अधूरे काम दिमाग में ओपन लूप्स की तरह घूमते रहते हैं और हमें भारी बना देते हैं। उन्हें बंद करना शुरू कीजिए, एक एक करके। खुद को कोसने के बजाय खुद का साथ दीजिए। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट विजन, मजबूत क्यों और रोज का छोटा सिस्टम है, तो आप बिना मूड के भी आगे बढ़ते रहेंगे। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी आग नहीं चाहिए, कभी कभी एक छोटा सा रोज का चिराग भी काफी होता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इमोशंस हमारे खिलाफ नहीं होते, वे हमारे अंदर छुपे सिग्नल होते हैं। डर हमें बताता है कि यहाँ ग्रोथ है, प्रोक्रास्टिनेशन हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम खुद से भाग रहे हैं, और मोटिवेशन की कमी हमें इशारा देती है कि शायद हम अपनी असली ताकतों के साथ अलाइन नहीं हैं। जब आप अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हैं तो आप उन्हें दबाना नहीं बल्कि उन्हें दिशा देना सीख जाते हैं, और वही पल होता है जब आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर वापस आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। कमेंट में बताइए, आप अभी किस इमोशन से सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? डर, प्रोक्रास्टिनेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन? और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम मिलकर सीखते हैं कि खुद का बेहतर वर्जन कैसे बनना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने इमोशंस को समझिए और अपनी लाइफ को मास्टर कीजिए।